I am Dr. Alpna Johri, Associate Professor in Botany, JTB Government Girls College, कोटा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लेक्चर्स में अब तक आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, होस्ट, क्लोनिंग वेक्टर्स और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विषय में पढ़ा। आज के लेक्चर में आपको ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। सेल्स का सिलेक्शन दो तरीके से किया जा सकता है, डायरेक्ट सिलेक्शन एंड इनडायरेक्ट सिलेक्शन, प्रत्यक्ष चयन या अप्रत्यक्ष चयन। डायरेक्ट सिलेक्शन के 4 मेथड्स हैं: सिलेक्शंस बेस्ड ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सिलेक्शन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स, विजुअल सिलेक्शन एंड फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर। इनडायरेक्ट सिलेक्शन के मेथड्स इस प्रकार से हैं: सिलेक्शन बेस्ड ऑन इम्यूनोकेमिकल्स, सिलेक्शन थ्रू कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, प्लाक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड अरेस्टेड ट्रांसलेशन, हाइब्रिड सिलेक्शन एंड यूनिक जीन प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स मतलब जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, उनको इन मेथड्स के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन में सबसे पहले सिलेक्शन बेस्ड ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता के आधार पर सिलेक्शन। इस मेथड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के आधार पर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है PBR322। तो PBR322 वेक्टर में 2 एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस होता है। तो 2 रेजिस्टेंस साइट आपको दिखाई दे रही हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट। जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पर फॉरेन जीन इंसर्ट की जाती है तो ये जो जीन है डिस्टर्ब हो जाती है, यानी अब जो सेल है वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएगी, इसलिए फॉरेन जीन को इस साइट पर इंसर्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को टेट्रासाइक्लिन वाले कल्चर मीडिया में ग्रो करने पर ये कॉलोनी नहीं बना पाती, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता। इस आधार पर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स, यानी पोषण की कमी के आधार पर किस तरह से चयन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का। तो जैसा कि हम जानते हैं, वाइल्ड स्ट्रेन्स होते हैं और म्यूटेंट स्ट्रेन्स होते हैं। वाइल्ड स्ट्रेन्स में अपनी ग्रोथ के लिए सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स बना लेने की क्षमता होती है, लेकिन जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स होते हैं, म्यूटेंट यानी उत्परिवर्ती सेल्स, ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई करना होता है। तो इस आधार पर हम म्यूटेंट सेल्स का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इसके लिए रेप्लिका प्लेटिंग की जाती है। रेप्लिका प्लेटिंग एक टेक्निक है जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए कल्चर मीडिया की जो पेट्री प्लेट है उसको मास्टर प्लेट के ऊपर रख करके और रेप्लिका प्लेट तैयार की जा सकती है, या फिर इसके लिए कोई मेम्ब्रेन या मसलिन क्लॉथ यूज किया जाता है, जो कि स्टैम्प की तरह दूसरी प्लेट्स पर ऐसे प्रेस कर दिया जाता है उसको, ताकि उसकी रेप्लिका प्लेट्स बन सकें। तो इस तरीके से हम सेम कॉलोनीज की ग्रोथ डिफरेंट प्लेट में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है विजुअल सिलेक्शन। विजुअल मतलब देखकर। सेल्स के अंदर होने वाली कई रिएक्शन से बनने वाले कलर्ड सब्सटेंसेस जैसे डाई, उनको देखकर भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली सेल्स सेलेक्ट की जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा है कि सब्सटेंस एक्स गैल यानी 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलाइल बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोसाइट, ये कलरलेस सब्सटेंस है।
बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एक एंजाइम है, इसे कलर डाई में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है इसको 5,5 डाई ब्रोमो 4,4 डाई क्लोरो इंडिगो में। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाली जीन में फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दें तो ये जीन इस एंजाइम की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा और एक्स गेल को कलर डाई में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कलरलेस ही रहती हैं, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स ब्लू कलर की होंगी। तो इस आधार पर भी हम सेल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फैक्स, फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर। फ्लोरेसेंस मतलब प्रतिदीप्तिशीलता। तो ये जो फैक्स है, ये फैक्स एक एपरेटस है जो 1000 ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को 1 सेकेंड में अलग कर देता है, लेकिन इस मेथड के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी हैं, जैसे फॉरेन डीएनए द्वारा स्पेसिफिक प्रोटीन बने और उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हों। दूसरा, होस्ट की सेल्स इस प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर सके। थर्ड ये कि ये प्रोटीन जो कि फॉरेन डीएनए की जीन से बन रही हैं, होस्ट की सरफेस पर उपलब्ध हों। अब क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज पर फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं और जिन सेल्स का सिलेक्शन करना है उनसे रिएक्शन कराते हैं। तो एंटीबॉडीज ट्रांसफॉर्म्ड सेल से अटैच हो जाती हैं क्योंकि उनकी सेल्स की जो सरफेस है उसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है। इन सभी सेल्स को एक एक करके लेजर और फ्लोरेसेंट इंडिकेटर से पास करते हैं। तो जो सेल्स फ्लोरेसेंस शो करती हैं वो एक कल्चर ट्यूब में या एक कल्चर ट्रे में अलग हो जाती हैं। तो इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली जो सेल्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट सिलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें सबसे पहले सिलेक्शन बेस्ड ऑन इम्यूनोकेमिकल्स। इम्यूनोकेमिकल्स यानी प्रतिरक्षा रसायन। इस मेथड में ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगार मीडियम में कल्चर करते हैं। पेट्री प्लेट में कल्चर मीडियम डालकर कॉलोनीज ग्रो करी जाती हैं। इन्हें दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर करते हैं यानी उनकी रेप्लिका प्लेट बनाई जाती है। तो इसके लिए कल्चर मीडियम वाली दूसरी प्लेट को या तो फर्स्ट प्लेट के ऊपर रख देते हैं, तो जैसे स्टैंप लगता है उसी तरीके से उसकी इम्प्रेशन दूसरी प्लेट पर आ जाता है, या फिर जैसा कि मैंने बताया उसके लिए कोई मेम्ब्रेन या मसलिन क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं जो उसकी प्रिंट उस पर इम्प्रिंट हो जाता है एक तरीके से, और उसको फिर दूसरी पेट्री प्लेट पर अटैच करके उसकी रेप्लिका बना सकते हैं। इसके बाद रेप्लिका प्लेट में जो कॉलोनीज हैं उनको क्लोरोफॉर्म की वेपर्स दी जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि लाइसिस हो जाता है और जिसके कारण सेल्स का प्रोटीन बाहर आ जाएगा। अब इस प्रोटीन को एड्सॉर्प्शन मैट्रिक्स पर एब्जॉर्ब करा लेते हैं और इसके बाद रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज के साथ रखते हैं। रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज ये प्रोब की तरीके से काम करती हैं। तो वो कॉलोनीज जिनमें फॉरेन डीएनए होता है उनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज के साथ अटैच हो जाता है। अब ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इनकी पहचान कर ली जाती है। इन कॉलोनीज को अलग कर लिया जाता है, यानी इन कॉलोनीज में ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। ऑटो रेडियोग्राफी के विषय में अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है, कैसे की जाती है। नेक्स्ट मेथड है सिलेक्शन थ्रू कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन यानी निवह संकरण। सेल्स को कल्चर मीडिया पर ग्रो करते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, कल्चर मीडिया बनाया जाता है और उसको पेट्री प्लेट में डालते हैं। तो जो कॉलोनीज बनती हैं उनको नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर रखकर और एल्कली
यानी NaOH से रिएक्शन कराने पर सेल्स की लाइसिस हो जाती है और डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन मतलब विकृतीकरण, यानी जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों स्ट्रैंड्स इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद पेपर को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं ताकि डीएनए पेपर से अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। इसके बाद पेपर को रेडियो लेबल्ड प्रोब के सॉल्यूशन में रखते हैं। तो क्या होता है, फॉरेन डीएनए और कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं यानी प्रोब, उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब इस पेपर को हम वॉश करते हैं ताकि एक्स्ट्रा प्रोब हट जाए। इसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी से हाइब्रिड डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली जो सेल्स हैं वो अलग कर ली जाती हैं। नेक्स्ट है प्लाक हाइब्रिडाइजेशन। प्लाक हाइब्रिडाइजेशन में फॉरेन डीएनए को बैक्टीरियोफेज डीएनए में इंसर्ट कराते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। बाकी प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में था उसी तरीके से होता है। तो जो लाइज्ड एरिया है उसमें प्रोब द्वारा फॉरेन डीएनए का पता चल जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली सेल्स अलग कर ली जाती हैं। नेक्स्ट मेथड है हाइब्रिड अरेस्टेड ट्रांसलेशन यानी संकररुद्ध अनुवादन। इस मेथड में फॉरेन डीएनए के mRNA बनाए जाते हैं। इन विट्रो मतलब लैब में जो किया जाता है ट्रांसलेशन, तो उसमें mRNA के किसी पार्ट से प्रोटीन बनाई जाती है और फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए इसे रेफरेंस की तरीके से यूज करते हैं। बाकी बचे हुए mRNA को भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर सैंपल से अलग अलग क्लोन बनाते हैं। हर एक सैंपल में अलग अलग क्लोन से जो मिलने वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं, वेक्टर हैं, उनको डीनेचर्ड किया जाता है, उनका विकृतीकरण किया जाता है, यानी दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग किया जाता है। इन विट्रो यानी हम सब सेल के बाहर करेंगे, लैब में ये काम किया जाता है। mRNA को राइबोसोम्स, मैग्नीशियम आयन, ट्रांसफर आरएनए, एमिनो एसिड्स, इनके मिक्सचर में ऐड किया जाता है और उस तरीके से प्रोटीन बनाई जाती है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर अपने कॉम्प्लीमेंट्री mRNA से एनीलिंग कर लेगा, इस कारण से mRNA का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। इसके बाद इन विट्रो ट्रांसलेशन यानी लैब में जो हम अनुवादन करते हैं उससे प्रोटीन बनती हैं और इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का जो फॉरेन डीएनए है अपने कॉम्प्लीमेंट्री mRNA से एनीलिंग कर लेता है और इस कारण से उस mRNA का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। तो जिस सैंपल में प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होता यानी उसी में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रेजेंट है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड सिलेक्शन यानी संकर चयन। प्लाज्मिड मिक्सचर को नाइट्रोसेलुलोज पर बाइंड किया जाता है। स्पेसिफिक mRNA पेपर पर डालते हैं जिससे mRNA का हाइब्रिड बन जाता है। इसे हीट करके पेपर से हटा लेते हैं और इसका इन विट्रो ट्रांसलेशन किया जाता है यानी प्रोटीन बनाई जाती है और इस प्रोटीन का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिक जीन प्रोडक्ट। अगर फॉरेन डीएनए इस प्रकार का प्रोटीन बनाता है जो कि होस्ट सेल द्वारा नहीं बन सकती, तो इन प्रोटीन की प्रेजेंस में फॉरेन डीएनए को पहचाना जाता है। Electrophoresis is a molecular technique to separate sample gene और protein based on their charge और size। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिससे हम सैंपल जीन या प्रोटीन को उनके चार्ज या साइज के आधार पर सेपरेट करते हैं। तो इसमें एक रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स का जो मिक्सचर है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा सेपरेट किया जाता है। इस मेथड में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिएक्शन के द्वारा जो फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के उनको अलग किया जाता है और ये काम एगरोस जेल या पॉलीएक्रिलेमाइड जेल पर करवाया जाता है।
जब न्यूट्रल पीएच पर इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो डीएनए और आरएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। छोटे साइज के जो फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के या आरएनए के, वो दूर तक जाते हैं, और जो बड़े वाले होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग साइज के कारण डीएनए की जो है बैंड्स बन जाती हैं। और इस जेल में जब हम इथिडियम ब्रोमाइड डाई मिला देते हैं तो ये डाई न्यूक्लिक एसिड के जो दो एडजेसेंट बेस होते हैं उनके बीच में जुड़ जाती हैं, और ये यूवी रेज में फ्लोरेसेंस दिखाती हैं। तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड आइडेंटिफाई किए जाते हैं। रेडियो लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड का यूज करें तो ऑटो रेडियोग्राफी से इनकी पहचान की जा सकती है। ब्लॉट एक मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर डीएनए या आरएनए या प्रोटीन को एड्सॉर्ब कराया जाता है, वहां पर स्थिर कराए जाते हैं। और ब्लॉटिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द जेल टू सॉलिड सपोर्ट। अब ये जो जेल पे जो मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए या आरएनए, उनका ट्रांसफर हम किसी सॉलिड सपोर्ट पर करते हैं, जैसे कि नायलॉन मेम्ब्रेन भी हो सकती है, ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर भी हो सकता है। तो हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि जेल के ऊपर, जेल बहुत फ्रेजाइल होता है, जेल के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल होता है, इस कारण से हम इसको मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब डीएनए बैंड्स को ट्रीट करते हैं ताकि वो सेपरेट हो जाएं, यानी वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएं, ताकि जब हम प्रोब से उसका रिएक्शन कराएंगे, प्रोब सॉल्यूशन में जब हम उन्हें डालेंगे तो वो उससे प्रोब अटैच हो जाए। नाइट्रोसेलुलोज पेपर की जो शीट है उनको जेल के ऊपर प्रेस किया जाता है, और इसमें क्या होता है, फिर कैपिलरी एक्शन से जो भी जेल के ऊपर जो भी बैंड्स होती हैं वो सारी नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाती हैं, बिल्कुल उसी कंडीशन में जैसा कि जेल पर थी, यानी उसकी रेप्लिका बन जाती है एक तरीके से। और इसके बाद इसको न्यूट्रलाइज करते हैं NaCl से ताकि रीहाइब्रिडाइजेशन ना हो, और लास्ट में ऐड करते हैं प्रोब। यहाँ आप देख रहे हैं डायग्राम में कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में डीएनए का डाइजेशन कराया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा डीएनए के फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस करी जाती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है, और जो जेल की जो शीट है उसकी फिर ब्लॉटिंग की, उसको ब्लॉटिंग के द्वारा जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं पेपर पर लिए जाते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन पर या नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर लिए जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रे में बफर सॉल्यूशन, सुटेबल जो बफर सॉल्यूशन होता है वो लेते हैं, उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट रखते हैं सपोर्ट के लिए। इसके बाद ब्लॉटिंग पेपर रखेंगे, एक पेपर विक बन जाता है ताकि कैपिलरी एक्शन से उस बफर को ऊपर जाना है। इसके बाद जेल, जो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो जेल प्लेट ली थी उसको इसके ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर, वापस से ब्लॉटिंग पेपर और पेपर टॉवल्स रख के उनके ऊपर वेट रख देते हैं, लगभग 500 ग्राम वेट रख दिया ताकि एक प्रेशर पड़े और कैपिलरी एक्शन से ये बफर ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो भी जेल के ऊपर जो भी बैंड्स होती हैं वो एज इट इज नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाती हैं। डीएनए के लिए सदर्न ब्लॉटिंग, आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। अब ये जो पेपर ब्लॉट हमें मिलेगा इसको हम रेडियो एक्टिव प्रोब के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। जो मॉलिक्यूलर प्रोब्स हैं ये डीएनए या आरएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को पहचान करके उनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन के काम आते हैं। इसके बाद हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं और इस तरीके से पूरी पहचान हो जाती है। ऑटो रेडियोग्राफी करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अनअटैच्ड प्रोब हैं उनको वॉश करेंगे। इसके बाद नाइट्रोसेलुलोज पेपर या जो नायलॉन मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक फोटोग्राफिक फिल्म रखी जाती है। जहां जहां पर भी प्रोब मॉलिक्यूल होते हैं वहां पर इमेजेस बन जाती हैं और
क्लियर कट बेंड्स हमें दिखाई देती हैं। और इस फिल्म को जब हम डेवलप कर लेते हैं तो ये कहलाता है ऑटो रेडियोग्राम, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। सदर्न ब्लॉटिंग, इसको सदर्न ब्लॉटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि E.M. सदर्न ने ये टेक्निक दी थी 1975 में। इसमें क्या करते हैं कि जो डिजायर्ड डीएनए हैं उनके फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा उनको जो है उनके फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं। अब इसके बहुत सारे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पर अलग अलग कर लिया जाता है, साइज के बेसिस पर। इनको फिर एल्कली का ट्रीटमेंट दे ताकि जेल पर जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो डीनेचर हो जाएं, और इनको फिर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर कर देते हैं। इसके लिए सुटेबल बफर यूज करते हैं। तो ये जो बफर है वो कैपिलरी एक्शन के कारण नीचे के फिल्टर पेपर से जेल और फिर नाइट्रोसेलुलोज पेपर से होता हुआ जो ऊपर पेपर्स रखे हुए हैं वहां तक पहुंच जाता है। तो इस बफर के साथ साथ डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो भी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ये अटैच हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैंने अभी ब्लॉटिंग में आपको बताया था। तो इनको हीट करते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर्स को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताकि डीएनए फिल्टर पेपर पर परमानेंट वो अटैच हो जाए। फिर इनको रेडियो लेबल्ड प्रोब सॉल्यूशन में रखेंगे। तो जहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है प्रोब के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा प्रोब हैं उनको हटा देते हैं। जो अनबाउंड प्रोब हैं उनको वॉश करने के बाद फिर ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं डायग्राम में डीएनए या आरएनए की इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, तो उसके जो बैंड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर बफर सॉल्यूशन एक ट्रे में लेकर के और उसके ऊपर, जैसे कि पहले मैंने बताया था, ग्लास प्लेट रखते हैं, स्पॉन्ज भी रख सकते हैं, और उसके बाद जेल प्लेट रखते हैं। जेल के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर या नायलॉन मेम्ब्रेन रखते हैं और उसके बाद पेपर टॉवल्स रखते हैं। तो ये कैपिलरी एक्शन से जो बफर ऊपर चढ़ता है तो सारा का सारा आप देख रहे हैं कि जो डीएनए है वो फिल्टर पर ट्रांसफर हो जाता है, और इसके बाद इसको हम प्रोब के सॉल्यूशन में रख देते हैं, और जो अनबाउंड प्रोब होता है उसको फिर वॉश कर देते हैं। इसको एक्सरे फिल्म के पास रख करके इसका ऑटो रेडियोग्राम बना लेते हैं। तो जहां जहां भी प्रोब होगा वो बैंड्स दिखाई दे जाएंगी, और जो हमने स्टैंडर्ड का जो बनाई हुई थी उससे हम मिलान कर लेते हैं। इसके बाद है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। हालांकि इसका नॉर्दर्न या वेस्टर्न नाम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि जो वो सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है E.M. सदर्न ने दी थी, तो इस ब्लॉटिंग को नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का नाम दे दिया गया है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग मेथड एल्विन और उसके को-वर्कर्स द्वारा दी गई थी 1977 में। ये आरएनए के लिए होती है। इसमें आरएनए के जो सेगमेंट्स हैं उनको साइज के बेसिस पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो इस समय आरएनए को डीनेचर कराया जाता है और उसके लिए फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया जाता है। आरएनए को डीनेचर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि इसमें अधिकतर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्योंकि जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग कर लेता है, फोल्डिंग हो जाती है उसमें, तो इस कारण से इसको डीनेचर करवाया जाता है। यहाँ पर आरएनए को डाइजेस्ट कराने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरीके से सेम मेथड यहाँ पर भी है। एगेरिस जेल पर इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करने के बाद इसे रेडियो लेबल्ड जो प्रोब है उसके साथ हाइब्रिडाइज करवाया जाता है, ऑटो रेडियोग्राफी करवाई जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप डायग्राम में आरएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद ब्लॉटिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन एंड वॉशिंग, और बाद में ऑटो रेडियोग्राफी से इनकी पहचान कर ली जाती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग मॉडिफाइड सेल्स में प्रोटीन को अलग करने के लिए यूज की जाती है। ये मेथड टॉविन और कोवर्कर्स ने 1979 में दिया था। तो प्रोटीन को
सोडियम डोडेसाइल सल्फेट द्वारा डीनेचर किया जाता है और इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर लिया जाता है और स्पेसिफिक प्रोटीन को पहचानने के लिए एंटीबॉडीज यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर। तो जो कि एंटीबॉडीज ये रेडियो लेबल्ड होते हैं और एंटीबॉडीज से हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, फिर ऑटो रेडियोग्राफी से उसकी पहचान कर ली जाती है। एक और मेथड होता है डॉट ब्लॉट टेक्निक। इस मेथड में कई टिश्यूज में जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं या एमआरएनए की जो प्रेजेंस है उसका पता लगाया जाता है। जैसे कई बार ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल होते हैं, उसमें ट्रांसजीन को पहचानने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। तो इसके लिए सैंपल से डीएनए या आरएनए उनको अलग कर लेते हैं और जो टोटल डीएनए है उसको या आरएनए है उसको नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर डॉट की तरीके से लगाते हैं। डीएनए को डीनेचर किया जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करके सिंगल स्ट्रैंडेड कर लेते हैं और पेपर पर अटैच कर देते हैं। फिर वापस से उसी तरीके से प्रोब के सॉल्यूशन में रख करके इनकी ऑटो रेडियोग्राफी से पहचान की जाती है। जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या आरएनए के सीक्वेंस हैं उनके स्थान पर प्रोब जो है वहाँ जहाँ डॉट लगाए थे वहाँ हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है। थैंक यू।